हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और उसके बाद में हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज फोर्स एंड व्हाट इज इनर्शिया। सो लेट अस डिफाइन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। डियर स्टूडेंट्स, आपने डेली लाइफ में देखा होगा कि कोई वस्तु जो रेस्ट में है, जैसे मान लो हम रूम की बात करते हैं, रूम में कोई चेयर रखी हुई है या कोई टेबल रखी हुई है या फिर और कोई सामान जो हमारे घर में रेस्ट पे है, तो वो सामान या वो वस्तु जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते, दैट कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, राइट। इसी प्रकार से जैसे हम बात करते हैं ग्राउंड में, मान लो कोई फुटबॉल है, फुटबॉल को मोशन में लाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको किक लगाते हैं। इसी प्रकार से क्रिकेट बॉल है, उसको मोशन में लाने के लिए उसको किक लगाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई वस्तु जो रेस्ट में है उसको यदि हमें मोशन में लाना है तो हमें क्या करना पड़ता है, उस पर कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है, राइट। इसी प्रकार से यदि हम बात करते हैं, यदि कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में किसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग चलती है तो क्या होगा, वो बॉडी उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई वस्तु, ए बॉडी मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड, जैसे मान लो आप साइकिल चला रहे हैं, आपको अपनी गली में मुड़ना है तो क्या करते हैं, हम हैंडल पे फोर्स लगाते हैं। इसी प्रकार से कोई मान लो कोई व्हीकल जैसे कार है, बस है, स्कूटर है, हम क्या करते हैं, यदि हमें डायरेक्शन को चेंज करना होता है देन वी अप्लाई सम फोर्स, तब हमारी डायरेक्शन चेंज होती है। इसका मतलब क्या हुआ, यदि कोई वस्तु रेस्ट में है उसको यदि हमें मोशन में लाना है, या फिर कोई वस्तु पहले से यूनिफॉर्म मोशन में है उसकी मोशन को हमें चेंज करना है, then we have to apply some external force, and this is Newton's first law. So how we will define Newton's first law? Statement क्या कहती है, देखो, a body continues to be in its state of rest or of uniform motion along a straight line unless it is acted upon by some unbalanced external force to change the state. Means सिंपल सा मीनिंग क्या हुआ इसका, यदि कोई वस्तु रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी जब तक हम उसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड का मतलब क्या हुआ कि कुछ ना कुछ नेट फोर्स हम अप्लाई नहीं करेंगे। नेट फोर्स का मतलब यहाँ पर क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैं इसकी बात करता हूँ, सपोज ये जो डस्टर है मेरे हाथ पे रखा हुआ है, तो ये डस्टर क्या कर रहा है, नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है अपने वेट के बराबर, उसके बदले में जो मेरा हाथ है इसको सपोर्ट कर रहा है, इसके वेट के बराबर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। तो दोनों फोर्स कैसे हो गए, बैलेंस हो गए। यदि ये फोर्स इन दोनों में से, देखो, एक फोर्स नीचे की तरफ लगा हुआ है, एक ऊपर की तरफ, दोनों इक्वल एंड अपोजिट बैलेंस है, तो ये किस में है, रेस्ट में है। अगर इनमें से एक भी फोर्स ज़्यादा होगा, नीचे वाला फोर्स ज़्यादा होगा तो इट विल मूव डाउनवर्ड, ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा होगा तो इट विल मूव अपवर्ड। इफ देयर इज नेट या बैलेंस फोर्स होगा तो ये वस्तु किस में होगी, रेस्ट में होगी। ये यहाँ पर बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड का मीनिंग है, राइट। सो कोई वस्तु रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, राइट। अब और एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे मान लो इफ वी किक ए फुटबॉल, तो क्या होगा, फुटबॉल विल बी इन मोशन। अब आप सोच के देखिए, क्या वो फुटबॉल ग्राउंड पे लगातार मोशन में रहेगी, नहीं, कुछ देर के बाद में वो रेस्ट में आ जाती है बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन फुटबॉल एंड ग्राउंड। यदि फुटबॉल और ग्राउंड में हम फ्रिक्शनल फोर्स निकाल देंगे देन दैट बॉल विल बी कंटिन्यूसली इन मोशन, सो वो अपने आप मोशन में नहीं आएगी। इसी प्रकार से मान लो हम कोई पंखे की बात करते हैं, और यदि हम पंखे को एक बार स्विच ऑन करके छोड़ दें तो क्या होगा, दैट विल मूव। अब यदि हम लाइट को ऑफ कर दें तो फर्स्ट लॉ के अनुसार क्या होना चाहिए, वो पंखा लगातार मोशन में रहना चाहिए, लेकिन वहाँ भी क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है, राइट। उस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से क्या होता है, वो पंखा रेस्ट में आ जाता है। सो दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। सो हम इन सभी बातों के बेस पर हम फर्स्ट लॉ को आसान से शब्दों में कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए बॉडी इज जीरो, इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो। अब याद कीजिए, एक्सेलरेशन किसी बॉडी में एक्सेलरेशन कब आता है, राइट, जब हम ये कहते हैं कि व्हेन इज एक्सेलरेशन, इफ ए बॉडी चेंजेस इट्स वेलोसिटी,
चाहे वेलोसिटी की डायरेक्शन की बात करें या फिर वेलोसिटी के हम मैग्नीट्यूड की बात करें, राइट। इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए बॉडी इज जीरो, यदि किसी बॉडी पे लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ, उसका एक्सेलरेशन जीरो। अब एक्सेलरेशन जीरो होने के लिए क्या मतलब है, इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट, यदि कोई बॉडी किस में हो, रेस्ट में हो, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। और सेकंड कंडीशन क्या है, इफ ए बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, इफ ए बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, इन दो कंडीशन में ही क्या होता है, बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो होगा। सो इन दोनों कंडीशन के लिए हमें क्या चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। इसका मतलब यदि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट मीन्स इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स बॉडी विल बी एट रेस्ट। और ये कहते हैं कि इफ ए बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन अगेन एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, जीरो। दिस इज फर्स्ट लॉ। नाउ वी विल डिफाइन force. How we will define force from first law of motion? Now we will define force. देखो आप फोर्स पहले लोअर क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं कि फोर्स क्या होता है, एक प्रकार का पुश या पुल, जिसको हम कहते हैं कि धक्का या खिंचाव होता है। सो फोर्स क्या हुआ, इट इज एन एक्सटर्नल इफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल which moves or tries to move a body at rest. Means यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो फोर्स क्या कर सकता है, उस बॉडी को मोशन में ला सकता है या फिर मोशन में लाने की कोशिश कर सकता है। कितने ही हमने एग्जांपल लिए हैं पहले, जैसे किसी टेबल को धक्का मारना, किसी रुकी हुई बस को धक्का मारना, कार को धक्का मारना। तो हम क्या कर सकते हैं, कोई बॉडी जो रेस्ट में है उसको मोशन में लाना है तो हमें क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। इसी प्रकार से हम सेकेंड पार्ट लेते हैं इसका, स्टॉप्स और ट्राइज टू स्टॉप ए बॉडी इन मोशन। मीन्स यदि कोई बॉडी पहले से ही मोशन में है, यदि हमें उसको रोकना है तो क्या चाहिए हमें, फोर्स। इसका मतलब फोर्स क्या कर सकता है, कोई बॉडी जो मोशन में है उसको रेस्ट में लाने की कोशिश कर सकता है या फिर रेस्ट में ला सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो किसी एक बच्चे ने किसी बॉल को थ्रो किया, दूसरे बच्चे ने क्या कर लिया, उसको कैच किया। तो कैच करने में क्या किया, वो उस बॉल को रेस्ट में ले आया, राइट। जैसे और कोई एग्जांपल लेते हैं कि मान लो एक बच्चा साइकिल चलाता है, दूसरे बच्चे ने उसको पीछे से पकड़ के खींचा, तो वो क्या कर रहे हैं, उसकी मोशन को रेस्ट में लाने की कोशिश कर रहा है। इसी प्रकार से फोर्स क्या कर सकता है, चेंजेस और ट्राइज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। फोर्स किसी वस्तु की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है या फिर चेंज करने की कोशिश कर सकता है। जैसे मान लो एक क्रिकेट प्लेयर बॉल को शॉट लगाता है, तो वो किसी भी डायरेक्शन में बॉल को शॉट मारता है तो क्या करता है, उस बॉल पे फोर्स लगाता है, राइट। तो उस फोर्स के द्वारा क्या कर सकता है, वो उस बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। फुटबॉल को हम किक मारते हैं, हमारी इच्छा के अनुसार किसी भी डायरेक्शन में किक मारते हैं, उसी डायरेक्शन में फुटबॉल को ले जाते हैं। हम साइकिल चलाते हैं, हैंडल पे फोर्स लगाते हैं, डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। सो देखो इन सभी केसेस में हमें क्या चाहिए, यदि किसी बॉडी को हमें रेस्ट से मोशन में लाना है तो फोर्स चाहिए, मोशन से रेस्ट में लाना है तो फोर्स चाहिए, किसी बॉडी की डायरेक्शन को चेंज करनी है तो हमें फोर्स चाहिए, राइट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फोर्स एंड दिस इज आल्सो द डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी तो यही कहता है, यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाना है तो फोर्स चाहिए, मोशन में है और रेस्ट में लाना है तो फोर्स चाहिए, डायरेक्शन को चेंज करना है तो फोर्स चाहिए। इट मीन्स वी कैन से दैट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन defines force. Now we will define inertia. What is meant by inertia? तो inertia को समझने के लिए हम फिर से कुछ एक एग्जाम्पल पे आते हैं। सपोज हमने जो एग्जाम्पल लिया था कि चेयर इज एट रेस्ट, तो आप क्या देखोगे कि कितना भी टाइम हो जाए वो चेयर पे हम जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, चेयर किस में रहती है, रेस्ट में रहती है। या और कोई मान लो कोई बुक है टेबल पे रखी हुई है, दैट विल बी एट रेस्ट, चाहे कितना भी लंबा टाइम हो जाए उसको। इसका मतलब कोई वस्तु जो रेस्ट में है वो अपने आप मोशन में नहीं आ सकती। और उल्टा कर दें, यदि कोई वस्तु यूनिफॉर्म मोशन में किसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग चलती है तो वो उसी डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मोशन से चलती रहेगी। तो किसी भी वस्तु की ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, इनर्शिया। सो हाउ वी विल डिफाइन इनर्शिया,
द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया। सेम स्टेटमेंट आ गई जो हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा था। क्या कहता है फर्स्ट लॉ? यदि कोई वस्तु रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। इनर्शिया भी क्या कहता है? सेम डेफिनेशन है कि किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण से वो वस्तु यदि रेस्ट में रहे तो रेस्ट में रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में उसी लाइन के अलोंग चलती रहेगी। तो किसी भी वस्तु की इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? इनर्शिया। सो इनर्शिया को हम क्या कह सकते हैं? इनर्शिया का एक सिंपल सा मीनिंग होता है रेजिस्टेंस टू चेंज। मतलब कोई वस्तु अपनी जिस स्थिति में जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहने की कोशिश करती है। यदि हम उसको चेंज करेंगे तो क्या करती है? उस चेंज के प्रति रेजिस्टेंस मतलब रुकावट या यूँ कहते हैं कि विरोध उत्पन्न करती है। जैसे मान लो कोई टेबल है, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने की कोशिश करती है, हम उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो भी उसकी टेंडेंसी क्या होती है? रेस्ट में रहने की होती है कि वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहती, जिस कंडीशन में उसी कंडीशन में रहने की कोशिश करती है। सो रेजिस्टेंस टू चेंज ऑफ ए बॉडी इज नोन एज इनर्शिया, राइट। अब देखो इनर्शिया को हम यूँ कह सकते हैं कि इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास। एक सिंपल सी बॉडी है, काफ़ी हल्की बॉडी है। जैसे मान लो हम एक चेयर की बात करें और एक हैवी टेबल की बात करते हैं। सपोज दिस इज ए लाइट चेयर एंड दिस इज ए लाइट चेयर, हल्की सी चेयर है और यहाँ पर एक हैवी भारी सी टेबल है। तो यदि हमें इन दोनों को खिसकाना है देन वी नो दैट इस चेयर को हम आसानी से खिसका सकते हैं। इसका मास कम है, इसका मतलब इसका मास कम है तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या होगा? कम होगा। या हम यूँ कह दें कि इसका जो इनर्शिया है वो कम है। टेबल हैवी है, मास ज़्यादा है तो इसको हमें चेंज करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा? इसका इनर्शिया ज़्यादा है। और कोई एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे मान लो एक कार और एक ट्रक हो। कार को हम आसानी से मोशन में ला सकते हैं एज़ कम्पेयर टू ट्रक। ट्रक को यदि हमें मोशन में लाना है क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इट मीन्स इनर्शिया depends upon mass. Heavier the body, greater is inertia. Now we will define some types of inertia. Let us take some examples to make inertia of rest clear. Dear students, आप याद कीजिए कभी हम किसी बस में बैठे हों और वो बस रेस्ट में हो और एकदम से चलना शुरू करती है तो क्या होता है? हमें पीछे की तरफ झटका लगता है। बस के अंदर जो बैठी हुई सवारियाँ पीछे की तरफ आगे गिरती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? जब बस रेस्ट में है तो बस के साथ में हमारी बॉडी भी किस में होती है? रेस्ट में होती है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब जैसे ही बस चलना शुरू करती है तो क्या होगा? बस के साथ में हमारी बॉडी का जो लोअर पार्ट है वो किस में आ जाता है? मोशन में आ जाता है। और जो अपर पार्ट है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण से क्या करता है? वो रेस्ट में रहने की कोशिश करता है। तो हमारा अपर पार्ट तो रेस्ट में रहने की कोशिश करता है, लोअर पार्ट बस के साथ किस में आ गया? मोशन में। रिजल्ट क्या होगा? हम पीछे की तरफ गिरते हैं या हमें पीछे की तरफ झटका लगता है। इसी प्रकार से हम और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कभी आपने किसी पेड़ से फल तोड़े हो तो क्या करते हैं? हम पेड़ को जोर से पकड़ के हिलाते हैं। जैसे हम बेर तोड़ते हैं, आपने देखा होगा ना खेतों में जाके कि आप बेर के पेड़ को हिलाते हो, बेर टूट के नीचे गिर जाते हैं। या कोई मैंगो ट्री है उससे हमें आम तोड़ने, पेड़ को हिलाएंगे तो क्या होगा? जो पेड़ है तो हम जब फोर्स लगाते हैं तो फोर्स के साथ में जो पेड़ की जो ब्रांचेज है, जो टहनियाँ हैं वो किस में आ जाती हैं? मोशन में। लेकिन फ्रूट्स, जैसे मान लो हम आम की बात कर रहे हैं तो आम क्या करेगा? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण से रेस्ट में वहीं के वहीं रहने की कोशिश करता है, जबकि पेड़ मोशन में आ गया। सो इस कारण से क्या होता है? फ्रूट्स टूट के नीचे गिर जाते हैं। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि जैसे मान लो हमने कपड़ों को हम झटकाते हैं। जब कपड़ों को झटकाते हैं तो क्या होता है? उसमें जो डस्ट पार्टिकल है, मिट्टी के कण हैं, वो दूर हो जाते हैं। क्योंकि जब हमने कपड़े को झटकाया तो कपड़ा तो किस में आ गया? मोशन में। और जो डस्ट पार्टिकल हैं वो रेस्ट में रहने के कारण से वहीं के वहीं रह जाते हैं। कपड़ा मोशन में आ गया, डस्ट पार्टिकल वहीं रह गए, राइट, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसी प्रकार से हम और एग्जांपल लेते हैं।
इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण से। जैसे मान लो हमारे पास में ये कोई एक कार्डबोर्ड है और इस कार्डबोर्ड के नीचे गिलास है और इस कार्डबोर्ड के ऊपर हम किसी वस्तु को रख देते हैं, राइट। अब यदि हम इस कार्डबोर्ड को हल्का सा पुश कर देंगे तो क्या होगा, ये जो वस्तु जो इस कार्डबोर्ड पर रखी हुई है इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण से यहीं रहने की कोशिश करेगी, जबकि ये कार्डबोर्ड आगे निकल जाता है। जैसे हम यूँ समझते हैं इसको, राइट, वस्तु रेस्ट के कारण से यहीं की रहेगी, कार्डबोर्ड किस में आ गया, मोशन में आ गया। दिस इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। नाउ वी विल डिफाइन inertia of motion. So next type is inertia of motion, right। फर्स्ट क्या था हमारे पास में, inertia of rest, अब आता है inertia of motion। तो डेफिनेशन क्या होगी, inability of a body to change its state of uniform motion by itself। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई बॉडी ना तो अपने आप एक्सिलरेट कर सकती है ना ही डी एक्सिलरेट, मतलब जिस मोशन से चल रही है उसी स्टेट से चलने की कोशिश करेगी, राइट। अपने आप रेस्ट में नहीं आएगी, अपने आप अपनी स्पीड को नहीं बढ़ा सकती। तो किसी भी बॉडी की ये जो प्रॉपर्टी है, दैट इज कौन सी प्रॉपर्टी, इनएबिलिटी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। लेट अस टेक सम एग्जांपल। जैसे हमने पिछली बार बस एग्जांपल लिया था कि कोई बस जो रेस्ट में सडनली चलना शुरू करती है। अब यदि बस क्या हो, पहले से ही मोशन में हो और ड्राइवर क्या कर ले, एकदम से ब्रेक लगाए, मेन से इस मूविंग बस स्टॉप सडनली। आपने डेली लाइफ में कभी महसूस किया होगा, देखा होगा कि जब चलती हुई बस में एकदम से ब्रेक लगते हैं तो सवारी आगे की तरफ गिरती है। तो ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। जब बस चल रही होती है तो बस के साथ हमारी बॉडी भी किस में होती है, मोशन में। लेकिन जैसे ही ड्राइवर ने ब्रेक लगाए तो क्या होगा, बस के साथ हमारी बॉडी का जो लोअर पार्ट है वो तो रेस्ट में आ गया और जो अपर पार्ट है वो इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण से अपने आप को मोशन में ही रखने की कोशिश करता है, इसलिए हम क्या करते हैं, आगे की तरफ गिरते हैं। इसके अलावा आपने कभी देखा होगा, कभी किसी को देखा होगा कि कोई आदमी या कोई एनी बॉडी जम्प्स फ्रॉम ए मूविंग ट्रेन और ए मूविंग बस। यदि कोई आदमी चलती हुई ट्रेन से छलांग लगाए, किसी बस से छलांग लगाए, तो देखा होगा वो आगे की तरफ जाके गिरता है। तो किस कारण से होता है, क्योंकि जब कोई आदमी मूविंग ट्रेन या बस में से जंप लगाता है तो वो बस के साथ किस में होता है, मोशन में। इस कारण से क्या होता है, वो आगे की तरफ गिरता है। जैसे ही वो गिरेगा उसकी बॉडी का लोअर पार्ट किस में आ गया, रेस्ट में, लेकिन अपर पार्ट इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण से वो मोशन में ही रहता है, इसलिए आदमी आगे की तरफ जाके गिरता है, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आपने देखा होगा किसी लॉन्ग जंप वाले खिलाड़ी को, कोई खिलाड़ी लॉन्ग जंप लगाने से पहले क्या करता है, कुछ दूर दौड़ के आता है। तो क्या होता है, जब वो दौड़ के आता है तो उसकी जो वेलोसिटी है उससे उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है। सो हम ये कहते हैं कि एन एथलीट रन्स ए सर्टेन डिस्टेंस बिफोर टेकिंग ए लॉन्ग जंप। क्या होगा, इस कारण से पहले से ही इनर्शिया ऑफ मोशन में है और जब वो खिलाड़ी लॉन्ग जंप लगाएगा तो उसको उसका एडिशनल बेनिफिट मिल जाता है। इस कारण से जो लॉन्ग जंप वाले खिलाड़ी होते हैं पहले कुछ दूर दौड़ के आते हैं और फिर जब छलांग लगाते हैं, राइट। अब बात करते हैं हम इसके थर्ड टाइप एंड दैट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। थर्ड टाइप इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। डिफाइन कैसे करेंगे हम इसको, इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन बाय इटसेल्फ। मीनिंग क्या हुआ, कोई बॉडी अपने आप अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल, कभी आपने ऐसा देखा है कि आप रोड पे चल रहे हैं और जैसे ही आपका घर आता है, आप साइकिल पे चल रहे हैं या मोटरसाइकिल पे चल रहे हैं, हमें क्या करना होता है, साइकिल अपने आप अपनी गली में नहीं मुड़ सकती, अपने घर की तरफ नहीं मुड़ सकती। यदि हमें अपनी गली की तरफ मुड़ना है या हमारे घर की तरफ मुड़ना है तो हम क्या करते हैं, हैंडल पे फोर्स लगाते हैं उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, राइट। सो हमें डायरेक्शन को चेंज करने के लिए क्या लगाना पड़ा, फोर्स लगाना पड़ा। तो ये जो प्रॉपर्टी है कि किसी बॉडी की यदि हमें डायरेक्शन को चेंज करना है तो उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। बिना फोर्स के कोई वस्तु अपने आप अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करती। इसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। कभी आपने बचपन में एक गेम खेला होगा कि किसी रस्सी के साथ में, किसी स्ट्रिंग के साथ में स्टोन को हम टाइट कर लेते हैं, बांध लेते हैं। किसी पत्थर को रस्सी के साथ में बांध के आपने हाथ में लेके गोल गोल घुमाया होगा,
राइट। इस प्रकार से हम एक स्टोन को हाथ में लेके घुमाते हैं। और बाय द वे क्या हो, अगर ये रस्सी टूट जाए तो आपने देखा होगा ये जो स्टोन है, अगर मान लो रस्सी यहाँ आके टूटती है, हम घुमाते हुए यहाँ ले आए और यहाँ आके रस्सी टूट जाती है, तो ये स्टोन यहाँ से सीधा टेंजेंशियली जाएगा, यहाँ से सीधा यूँ जाएगा, बल्कि यूँ घूमता हुआ नहीं जाएगा, इट विल गो टेंजेंशियली, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो ये थी सीधी। तो ये सर्कुलर पाथ में मूव करता है क्योंकि हम इसके ऊपर लगातार हमारे हाथ से फोर्स लगा रहे हैं। जैसे ही ये रस्सी टूट गई, इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या आती है, सीधी, तो ये सीधा मूव करेगा, राइट। ये थे एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसके अलावा यदि आपने कभी और गौर किया हो कि मान लो आप कभी बारिश में साइकिल चलाते हैं, और बारिश में जब साइकिल चलाते हैं जो पानी है या कीचड़ है वो देखा होगा ना, टायर के साथ में जब साइकिल का टायर यूं घूमता है, राइट, तो यहाँ से जो मड पार्टिकल, जो कीचड़ होता है वो टेंजेंशियली ऊपर की तरफ आता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर मड गार्ड लगाते हैं इस कीचड़ को ऊपर आने से रोकने के लिए, कपड़े खराब होने से रोकने के लिए। तो इसकी डायरेक्शन क्या है, सीधी है यहाँ पर इस प्रकार से, राइट। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि जब हम बारिश में क्या करते हैं, अम्ब्रेला यूज़ करते हैं, तो वो अम्ब्रेला हमें बारिश से बचाता है। क्यों बचाता है कि जो सपोज दिस इज द अम्ब्रेला, तो रेन ड्रॉप्स जो आते हैं, देन दिस अम्ब्रेला चेंज द डायरेक्शन ऑफ रेन ड्रॉप्स, राइट। ये था हमारे पास में इनर्शिया, फोर्स एंड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड वी विल एक्सप्लेन दैट in detail. Thanks and keep on watching.